This is Jaya, your class in charge, and will be teaching business studies and accountancy as well. Before starting any chapter, I'm going to tell you what is the need of business studies in commerce stream. What do you mean by business studies? Business studies is an important subject for commerce students, beta. ठीक है? The subject brings students familiar with the corporate culture and prepares them for their professional life. जो भी आप business करते हैं या करना चाहते हैं, if you want to be a businessman after getting your marks in class 12th, तो आप बिजनेस में ही अपने आप को किस तरह से अपग्रेड कर पाएंगे. दिस इज द स्टडी ऑफ बिजनेस ओनली. ठीक है. Business activities are something that affect the daily lives of the people in a society. So in this way, how the student play a particular role in managing those situations by their analytical and evaluating skills. So this is the study of business in commerce stream. Actually, जो स्टूडेंट्स हैं उनका डिफरेंट लेवल हो चुका है, डिफरेंट अप्रोच हो चुकी है बेटा प्रेजेंटिंग, जो अब किसी भी मटेरियल को प्रेजेंट करने में. तो उस हिसाब से मेरे को ये बताना जरूरी था कि बिजनेस स्टडीज की क्या इंपॉर्टेंस है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए या कॉमर्स स्ट्रीम में. So you have to purchase for this. You have to purchase NCERT Business Studies book. Okay, it will be available in the market. And now this is chapter 1. हमारा chapter 1 है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. नेचर क्या है और पर्पस क्या है बिजनेस का. मैंने आपको जैसे कि बताया कि नेचर क्या है बिजनेस का, या हम क्यों चाहते हैं बिजनेस को करना, या पर्पस क्या है हमारा. टू ओपन अ शॉप इज इजी, टू कीप इट ओपन इज एन आर्ट. हर मैं आप ये इसका मतलब क्या हुआ. टू ओपन अ शॉप इज इजी, टू कीप इट ओपन इज एन आर्ट. हर दुकान को खोलना बहुत इजी है, लेकिन उसको खोले रखना एक आर्ट है. ठीक है. तो खोले रखना एक आर्ट का मतलब है टू कीप इट ओपन. कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन यू आर गेटिंग प्रॉफिट ईयर बाय ईयर. अगर लॉस में है तो इसका मतलब तो क्लोज होनी ही है. सो चिल्ड्रन, दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगर मैं आपसे बोलूं रोहन्स फादर इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, इन्वॉल्व इन अ रिटेलिंग ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल, सूटिंग, शर्टिंग्स, ड्रेस मटेरियल, साड़ी एंड ऑल. ठीक है. आफ्टर पासिंग हिज बीकॉम, Rohan joined an MBA course in a university with a view to acquire knowledge of the concepts. अब तुम मुझे ये बताओ, अगर रोहन ने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो एक ये, और वहां से अगर अर्निंग होती है रोहन की, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज चिल्ड्रन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which earn profit. All human beings perform various activities. Some of these activities are related to earning money, while some others are not. For example, आपके ही father या mother might be doing business or carrying out their profession like doctor, lawyer or any other. ठीक है. or performing any other activity for a livelihood. At the same time, they might be performing various other activities related to family matters, attending social and religious functions. Those activities which are meant for earning money are known as economic activities. जिन एक्टिविटीज से हम पैसे को कमाते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. एंड द अदर एक्टिविटीज नोन एज नॉन अदर एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको. सपोज अगर मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, आई एम अ टीचर. इफ आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, that means it is an economic activity because school is giving me the remuneration or the salaries for that. ठीक है. अगर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो उसके लिए मेरे को स्कूल मैनेजमेंट क्या देता है, सैलरी देता है. तो वो क्या हुआ, एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई. ठीक है. बट इफ आई विल बी टीचिंग टू माई वर्ड्स, अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिकॉज हमारा क्या है, उसके अंदर मुझे कहीं से कोई रेम्यूनरेशन या सैलरीज नहीं मिल रही हैं.
एक और एग्जांपल लीजिए, इफ पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज कुकिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, अगर कोई भी, या एक एक आप लेडी लीजिए, अगर एक एक लेडी है वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है और शेफ है, ठीक है, तो वो अगर वहां पर रेस्टोरेंट में काम कर रही है तो वो तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि वहां से तो उसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर वही शेफ अपने घर के लिए खाना बना रही है, इफ द सेम लेडी कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आपका सबसे पहले आप ये मानकर चलिए कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते किसे हैं। ठीक है, मीनिंग क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू अर्निंग अ लाइवलीहुड, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, रिलेटेड टू अर्निंग अ लाइवलीहुड, आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग अ, दीज आर द सेंटिमेंट्स और द इमोशंस। पर्पस क्या है इसका, इकोनॉमिक है, दीज एम एट अर्निंग मनी, और नॉन इकोनॉमिक का एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन। आउटकम, दिस economic activities result in production and distribution of goods and services, and non-economic activity result in social and psychological satisfaction. Types, कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे तीन टाइप्स हैं बेटा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है आपके सोशल रिलीजियस एंड एक्टिविटी, सोशल रिलीजियस एक्टिविटीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको मैं पहले बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। Business refers to those activities which are concerned with providing goods and services with the aim of earning profit. इसमें आपकी तीन चीजें आएंगे बेट, नंबर वन गुड्स, सेकंड इज सर्विसेज, एंड थर्ड इज एमिंग ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो एसोसिएशन ऑफ दीज थ्री कंटेंट इज नेम्ड एज बिजनेस। मैं आपको बिजनेस की एक और डेफिनेशन देती हूँ। Business is a form of activity pursued primarily with the object of earning profit for the benefit of those on whose behalf the activity is conducted. Main thing, सबसे पहले ये क्या होना चाहिए आपका, goods and services का एक्सचेंजमेंट होना चाहिए। सेकंड मोटो क्या होना चाहिए आपका, एम ही, मोटो ही आपका क्या होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट। वो बिजनेस कहलाता है, जिसका अगर बेटा एम अर्निंग प्रॉफिट नहीं होगा, दैट इज नॉट कॉल्ड एज बिजनेस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका सबसे पहले आता है बिजनेस इज एन, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं ये आपके, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ये बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बिजनेस होता ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो क्या बोलता है कि business is an economic activity as it is undertaken primarily for earning money. Thus, business is a source of livelihood. जब जब आप बिजनेस करेंगे इस सोशल वेलफेयर के लिए, तो उसमें तो बेटा आपको कोई लाइवलीहुड नहीं, आपको चांसेस है ना भाई, आप जो बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो किसके कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, सरवाइव कर सके अपनी लाइफ को। जब आप प्रॉफिट कमाएंगे तभी ये पॉसिबल है आपका। तो फर्स्ट होता है आपका बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अनलेस एंड अनटिल आप प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन नहीं करेंगे, दिस इज नॉट कॉल्ड एज बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का जो कंटेंट्स थे वो हमारा क्या थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द लास्ट यानी फाइनल कंज्यूमर्स। So, business involves production or procurement of goods and services. Goods are those products which are in physical form, like vehicles, fruits, etc. Services are those products which are in intangible form, like banking. देखो goods और services में difference बता रहा है। Goods are the things which have physical existence. जिसकी physical आप that can be touched or the seen. सर्विसेज को आप केवल फील कर सकते हैं, वो इनटेंजिबल होती हैं। जैसे कि सपोज करो बैंक आपके लिए सर्विस दे रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन आपको सर्विस दे रहा है, या रेस्टोरेंट्स आपको सर्विस दे रहे हैं, ट्रैवलिंग या व्हीकल्स जो भी आपके, देखो अब मैं आपको बता रही हूँ, व्हीकल्स यानी कार, कार आपको क्या कर रही है, कार तो आपकी क्या हुई, गुड्स हुई, यानी कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर आपको कार से सेवा लेनी है, यानी अगर कार आपको सर्विस दे रही है, ठीक है, आपको इधर से उधर कर रही है, तो वो सर्विसेज।
Production of goods involves producing goods by a business organization for sale. Procurement of goods involves procuring these from some sources for sale. For example, procuring goods by a retailer either from the producer or wholesaler. Production और procurement में क्या difference है? Production का मतलब होता है manufacturing on your own, ठीक है, और procurement का मतलब होता है you're just purchasing the things from the retailer, either he or she has is a producer or the wholesaler. आप सीधा उनसे सामान लेते हैं और सामान आगे उसको सेल ऑफ कर देते हैं, तो ये होता है प्रिक्योरमेंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपका सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रिक्योर किए थे या प्रोडक्शन किए थे उसका सेल करें या एक्सचेंज करें। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड not for the purpose of sale but for personal consumption it is not a business activity। अगर वो आपका जो चल रहा है आपका ये अगर आप सेल कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को तो ये माना जाएगा आपका सेल एंड एक्सचेंज। लेकिन अगर ये आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं तो ये आपका बिजनेस है। फोर्थ इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। गुड्स एंड सर्विसेज की रेगुलर बेसिस पे डील होनी चाहिए। फिफ्थ इज प्रॉफिट अर्निंग। ऑब्वियस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग if does not make profit। अर्निंग प्रॉफिट इज द नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट तो अर्न होना ही चाहिए। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब आपका क्या है? देर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेटा रिटर्न सर्टेन नहीं होता। जरूरी नहीं है आपने बिजनेस अर्न किया है, अगर बिजनेस ओपन किया है बिजनेस में नॉट अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट और इट मे बी सस्टेन अ लॉस। तो दोनों चीजों का आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल वहां पर रखना चाहिए। रिस्क दोनों चीजों में होता है। अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट तो होना ही है। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। रिस्क इज कॉज्ड बाय सम अनफोर्सीन अनफेवरेबल इवेंट्स लाइक चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब देखो आपको एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क इसलिए भी अनसर्टेन होता है, केवल आपके एफर्ट्स पर डिपेंड नहीं करता बेटा कि आपने कम एफर्ट्स लगाए तो आपको लॉस हो गया। लॉस के जो रिस्क के जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपका क्या हुआ, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस में चेंज आ गया। प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गए, या कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, या स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स हो गए वर्क प्लेस पे। अब देखो इस समय कोरोना चल रहा है, अभी इस समय इकोनॉमी का क्या हाल है, यही तो है ना। एक्सीडेंट्स हो गए या नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई रोक नहीं सकता। तो वो तो ये हुआ आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। Now our next topic is comparison of business, profession and employment. These three are business economic activities. So what is business? Business is decided by the entrepreneur dealing in goods and services to make profit. ठीक है? No formal qualifications is required according to the need of the business. Risk involved high. ठीक है, जिसमें ओनरशिप जो होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, दिस इज पॉसिबल एट ऑल। कोड ऑफ कंडक्ट इसमें कुछ होता नहीं है, और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ फैक्ट्री एंड शॉप। प्रोफेशन में आपका क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोफेशन, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है, चार्जिंग फीस। क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है वो एक हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, प्रोफेशनल, रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल फैसिलिटीज। उसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वेरी लो होता है, और ट्रांसफरबिलिटी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती। कोई भी प्रोफेशनल अपना प्रोफेशन कैसे दे सकता है किसी को भी, प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न प्रोफेशनल बॉडी। और जो एग्जांपल हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप क्लास 12 के बाद सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या लॉ कर सकते हैं तो लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में बेटा आप लोगों को सब अवेयर है एम्प्लॉयमेंट से, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्विसेज टू एम्प्लॉय। उसमें अर्निंग जो होती है वो रेम्युनरेशन सैलरीज होती हैं। जो उसके रूल्स जो होते हैं या क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है वो प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जैसे एम्प्लॉयर चाहता होता है। उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ आपकी नहीं होती है, नो इन्वेस्टमेंट। रिस्क बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता, बस ये होता है थोड़ा सा कि लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। और ट्रांसपेरेबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और उसके अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट हो जाते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। और जॉब्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट।
इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब मैं दोबारा कहूंगी, टू अर्न प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अर्निंग जिसकी वजह से सर्वाइवल होगा और जिसकी वजह से ग्रोथ होगी। और सोशल ऑब्जेक्टिव में आपका क्या होता है? सोशल यानी कि सोशल वेलफेयर, कुछ आप अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट अर्निंग कुछ आप सोशल के लिए भी, मतलब सोसाइटी के लिए भी सोच रहे हैं, यानी बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस दे रहे हैं और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ। See, beta, through PPT will explain you a few points of economic objectives and social objectives. First is profit earning. Obvious, earning profit is the key objective of business. Okay, because the business owners bears the risk and profit is the reward. एक तरह से अगर हम देखा जाए तो what is the reward of business? This is profit only. Survival का मतलब क्या है? Survival objective implies that business will exist on a long term basis. इस सर्वाइव, जब आपको प्रॉफिट होता रहता है तभी तो बिजनेस सरवाइव करेगा। उससे पहले तो आपका मतलब ही नहीं है कि आपका बिजनेस सरवाइव कर ले। भाई अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। थर्ड इज ग्रोथ। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव इंप्लाइज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस वॉल्यूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं, अगर प्रॉफिट है तो सर्वाइवल है तो ग्रोथ है। नेक्स्ट देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव, इसमें बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपको बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या कह रहा है वो? बिजनेस शुड फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू इंश्योर दैट अ कस्टमर गेट्स एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट फॉर विच ही पेज। वो जितना पे करता है उसके हिसाब से उसको चीज भी मिलनी चाहिए। कोई एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, अंडरवेइंग नहीं होनी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस नहीं इंडल्ज होनी चाहिए बिजनेस में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस शुड पुट एम्फेसिस ऑन generating employment in the process of performing its activities so that the people may get employment opportunities। बिजनेस ऐसा आप उसकी अगर ग्रोथ होती है तो आप उसमें ऐसा कुछ करें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कि आजकल के जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। कम्युनिटी सर्विसेज, बिजनेस शुड अंडरटेक सम कम्युनिटी सर्विसेज, दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है अगर किसी को काम नहीं आता है तो यू कैन गिव द ट्रेनिंग फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद उनसे आप ले सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, आपका बिजनेस अगर हिली एरियाज पे या बैकवर्ड एरियाज में नहीं है, यू कैन ओपन देयर। नेक्स्ट वो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बिजनेस शुड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। Thus, business should not extract natural resources disproportionately pollute the environment। बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करना, प्रोपोर्शन में ही जितना रिसोर्सेज आपको चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज उसको एक्सट्रैक्ट करिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। Apart from these social objectives, many more social objectives are there. Number one, quality goods and services at fair prices, avoidance of anti-social and unfair trade practices, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। एंड कम्युनिटी सर्विसेज आप प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना है, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? इस पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, आई डोंट वांट टू डू बिजनेस विद दोज हु डोंट मेक प्रॉफिट बिकॉज दे कैन नॉट गिव द बेस्ट सर्विसेज। इसमें आप लिखेंगे कमेंट। क्या मतलब इज प्रॉफिट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? क्वेश्चन आपको ये कह सकता है, इज प्रॉफिट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? अगर इसका आंसर लिखें तो बिग यस, क्योंकि हमारा जो सर्वाइवल है, जो ग्रोथ है बिजनेस की, वो किसके थ्रू है? प्रॉफिट के थ्रू ही है। तो हम अगर अपने कमेंट देंगे तो हम तो अपने कमेंट में यही लिखेंगे, यस प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बट इफ, ये तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात की, अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी थे तो इसके लिए हमारा क्या बन जाता है? ये डिबेट बन जाता है बेटा।
नो भी हो सकता है, सोल नहीं हो सकता है। इसके अलावा हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अलावा वी हैव सोशल ऑब्जेक्टिव्स टू। तो इसमें मैं रोल ऑफ प्रॉफिट बता रही हूँ। इसमें आपका रोल और जो प्रॉफिट है वो ये बोलता है कि about the role of profit, the famous US writer Richard Bach has opinion as follows. वो यही बोलते हैं, I don't want to the business with those who don't make profit because they cannot give the best services. मैं उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता जो प्रॉफिट नहीं कमा सकते क्योंकि वो बेस्ट सर्विसेज नहीं देते हैं। तो उन्होंने जो बोला, तो अपनी तरफ से अगर हम ये मानकर चलें तो इसका मतलब यही होता है कि प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें हमारे रोल में नंबर सबसे पहले आते हैं इंसेंटिव। प्रॉफिट इज द स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव। प्रॉफिट जो है वो एक एक अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है, मोटिवेशन है एक बिजनेस की। अगर प्रॉफिट होता, आप भी अगर मानकर चलिए, सपोज करो आपने एक छोटा सा काम शुरू किया, उसमें अगर आपको 10 रुपए या 20 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो आपको मोटिवेशन मिलती है ना, कि हाँ हमने तो ये काम किया और हमें ये प्राइज या हमें हमें ये रिवॉर्ड मिला है ना। तो अगर ये रिवॉर्ड मिला है आपको तो ये आपको आपके लिए क्या हुआ, एक मोटिवेशन। तो स्ट्रॉन्गर द इंसेंटिव हायर इज द मोटिवेशन फॉर डूइंग वर्क इन अ बेटर वे। तो आप कहीं से भी कुछ भी अगर रिटर्न लेते हैं तो वो आपके मोटिवेशन को बढ़ाता है। सेकंड वो बोलता है एक्सपेंशन। प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। भाई प्रॉफिट ही है जो हम उसको अगर रखते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। थर्ड वो बोलता है इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंसी। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रॉफिट इज एन इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। दस मोर प्रॉफिट मीन्स हायर एफिशिएंसी। हम बोलते हैं कि हाँ अगर प्रॉफिट ज्यादा ले रहा है वो बिजनेस, इसका मतलब एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए अगर आप उसमें प्रॉफिट ले भी रहे हैं। तो अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो दैट इज ओनली थ्रू फेयर मीन्स। रेपुटेशन आपकी, तब रेपुटेशन का मतलब होता है आपका इमेज बनना। इमेज आपकी तभी बनती है बेटा जब आप बिजनेस से अटैच्ड होते हैं, दैट अर्न्स हायर प्रॉफिट बाय फेयर मीन्स। दिस रेपुटेशन itself becomes the source of motivation to do better and better in his business। तो ये आपका क्या था, रोल था आपका बेटा। ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज classification of business activities. So there are two main classification of business activities. One is industry and other one is commerce. You can see the flow chart. It is given in your book also. Industry means there are three categories of industry. Number one, primary, secondary, and then tertiary. This you have already studied in class 9th also in economics कि इंडस्ट्री आपकी तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में भी आपके फिर टू कैटेगरीज हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में आपके मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और टर्शरी में आपका सारा का सारा जो आएगा वो सर्विसेज का आएगा। ठीक है, दैट विल एक्सप्लेन यू लेटर। कॉमर्स में आप देखिए, कॉमर्स भी आपका फिर क्या है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी को हम एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। और ट्रेड में आपका एक इंटरनल ट्रेड होता है और एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड में हमारे दो तरह के आते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ये चैप्टर 10 है आपको। ये बेटा पूरा का पूरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बिजनेस स्टडीज के पूरे चैप्टर्स हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड में आपका इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड है। तो ये भी आपका चैप्टर 11 है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी आपकी सर्विसेज होती हैं, जो आपको सर्विस बिजनेस में जो ऑक्सिलरी यानी सपोर्टिंग जो सर्विसेज होती हैं, ये आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। विदाउट ऑल दीज ऑक्सिलरीज बिजनेस कैन नॉट बी सर्वाइव एनीवेयर। तो इनके थ्रू आप क्या करते हैं, ये चैप्टर 4 है आपका। तो ये आपका क्या कर सकते हैं, ये फ्लो चार्ट है पूरा बेटा। इसको अगर एक बार आप देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसे इंडस्ट्री के मैं आपको शुरू कर रही हूँ। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ गुड्स। तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया इंडस्ट्री में।
तो इसके अंदर अगर इंटरमीडिएट गुड्स देखें हम, कौन कौन से होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो ये सब, ये क्लासिफिकेशन है आपकी सारी इंडस्ट्री की, कि कंज्यूमर गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री में दो कंटेंट होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं जो एक्सट्रैक्टिंग गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, एयर, सी, इनमें से अगर कुछ निकल कर आता है, एक्सट्रैक्ट करते हो। जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ इंडस्ट्री लाइक माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सारी आपकी एक्सट्रैक्टिव है। जेनेटिक, जेनेटिक मींस कहते हैं पेरेंटिंग और हेरिडिटी। इस जेनेटिक जो इंडस्ट्री होती है इसमें इंक्लूड होती हैं एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एनिमल हस्बेंड्री है आपकी, या डेयरी फार्मिंग है, या पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश हैचरी है। ये सारी की सारी आपकी कहाँ पर आती है, जेनेटिक में आती है। सेकेंडरी में आपका सब कुछ जो भी होता है वो सारा फैक्ट्री रिलेटेड यानी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जिसमें एनालिटिकल आती है, सिंथेटिक आती है, प्रोसेसिंग आती है और असेंबलिंग आती है। दूसरा होता है इसका, एक तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, दूसरा हुआ आपका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप समझ रहे हैं, इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा। तो ये वाली टर्शरी में आपका पूरी जो इंडस्ट्री आती है वो सर्विस सेक्टर आते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं विच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एज वेल एज टू ट्रेड। मैंने आपको बताया जैसे कि बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी होती हैं जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट। नाउ इट इज कॉमर्स। Commerce includes all those activities which are concerned with moving goods and services from producers to consumers. अब हमने क्या किया, पहले सबसे पहले प्रोसेस अगर देखेंगे साइकिल, तो पहले प्रोड्यूसर्स आया, देन कॉमर्स, कॉमर्स में हमारा ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, देन फाइनल कंज्यूमर्स। ठीक है। अब इसमें आपको फ्लो चार्ट फिर दिया हुआ है कि आपके ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, कि आपको किस किस मतलब द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स आर एज फॉलोज, कि हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस किस फंक्शन से क्या क्या हिंड्रेंस रिमूव होती है। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले वो बोलता है रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ पर्संस। अगर पर्सन की हिंड्रेंस, हिंड्रेंस किसे कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस, उसको अगर रिमूव करना है तो आपको ट्रेड करना पड़ता है। बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। This result in hindrance as producers may not be able to contact consumer। भाई बायर और सेलर दोनों को मिलवाता कौन है, ट्रेड ही तो मिलवाता है, क्योंकि बायर्स कहाँ है, मैन्युफैक्चरर कहाँ है। अगर बायर और मैन्युफैक्चरर को एक जगह एक लिंक से अगर हमें टाई अप करना है तो वो हमारा ट्रेड है बेटा। ठीक है, तो पर्सन की हिंड्रेंस को कौन रिमूव करता है, दिस इज ट्रेड। सेकेंड इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस की हिंड्रेंस को कौन रिमूव करता है बताइए, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको सामान पहुंचाना है तो वो कौन लाकर कौन डिलीवरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो लोकेशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स डिफर considerably। This is so because producers choose those locations of production which provide various facilities while consumers are spread throughout the country। प्रोड्यूसर की एक जगह होती है लेकिन कंज्यूमर बहुत जगह फैले हुए होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड एलिमेंट ऑफ कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस by transporting goods from one place to another। नेक्स्ट वो बोलता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की हिंड्रेंस को कौन वो करता है बेटा, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग किसे कहते हैं, जहां पर हमारे गुड्स स्टोर होते हैं, जैसे गोडाउन्स। अगर वो रखे हुए होते हैं हमारे वेयर हाउसेस में, अगर इफ आर गुड्स आर कीप सेफली देयर, तो हम किसी भी सामान को, किसी भी ऑर्डर को टाइमली पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी फॉर गुड्स। फोर्थ इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसकी हिंड्रेंस को कौन रिमूव करता है, बैंक्स। इतना तो आप जानते हो, आपको पढ़ाया हुआ इकोनॉमिक्स में। बैंकिंग रिमूव्स द फाइनेंशियल हिंड्रेंस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू बोथ
बोथ कौन है, बिजनेसमैन को भी और कंज्यूमर को भी, दोनों को आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंस को कौन रिमूव करता है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग कम्स इन द पिक्चर टू रिमूव दिस हिंड्रेंस एज इट इज अ टूल फॉर मास कम्युनिकेशंस। अगर आपको मास में कम्युनिकेट करना है तो आपका टेलीविजन है, आपका रेडियो है, आपके और भी सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू आप मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की कंज्यूमर को न्यूज दे सकते हैं, अवेयर करवा सकते हैं। ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, देयर आर अ नंबर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट अ बिजनेस। जहां पर रिस्क है वहां पर इंश्योरेंस है। तो consumer also face some risk when they use costly consumer durables. Insurance helps in overcoming risk hindrance at a nominal cost. तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका पूरा जो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी हिंड्रेंसेस थे उनका मैंने डिस्क्रिप्शन किया है आपको। Now this slide tells you about trade. ट्रेड मीन्स जोग्राफिकल एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। जोग्राफिकल एरिया से देखेंगे तो इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से देखेंगे दिस इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री का मतलब है एक ही कंट्री के अंदर अगर आपकी परचेज और सेल होती है गुड्स की, एंड द पेमेंट इज मेड इन नेशनल करेंसी। आपकी जिस कंट्री में आपकी सेल परचेज हो रही है उसी करेंसी में आपके पास पेमेंट आ रही है, आइदर इन कैश और थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, राइट। इसमें आपके दो तरह के ट्रेड होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड में आपके क्या इन्वॉल्व है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइप इन बल्क। बल्क में अगर आपके है तो वहां पर होलसेल आ गया। आपने नॉर्मली अपने पेरेंट्स के मुंह से भी सुना होगा कि होलसेल मार्केट जा रहे हैं। होलसेल मार्केट का मतलब होता है जहां पर हमें बल्क में सामान मिलता है, और डायरेक्टली हमें कहाँ से मिलता है, मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से। और रिटेल ट्रेड किसे कहते हैं, जैसे हम लोग खरीदते हैं सामान को एक एक छोटी क्वांटिटी में, कहाँ पर, किसी भी मार्केट में चले जाते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेड किसे कहते हैं, रिटेल ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग गुड्स इन लार्जर क्वांटिटीज फ्रॉम होलसेलर्स। होलसेलर से खरीदते हैं और सेलिंग दीज इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू अल्टीमेट कस्टमर्स और फाइनल कंज्यूमर्स तक रिटेल ट्रेड ही होता है जो पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज एंड पेमेंट इन्वॉल्व्स फॉरेन करेंसी। जो भी आपकी जितनी भी ये जो आपका आता है ये एक्सटर्नल ट्रेड, वो आता है आपका मोर टू और मोर कंट्रीज एंड पेमेंट इन्वॉल्व्स फॉरेन करेंसी। जो पेमेंट हम जो करते हैं वो फॉरेन करेंसी में करते हैं। जैसे कि हमारा इंपोर्ट रेट, इंपोर्ट रेट कैसे कहते हैं, अगर इंपोर्ट रेट कहते हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे हम इंडियन कंपनीज हम क्या करें, हम दूसरी वाली कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी लेते हैं या कैपिटल गुड्स लेते हैं, मशीन्स लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो इंडिया सामने वाली कंट्री को एक्सपोर्ट करे। जैसे कि हमारे पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि हम अपने क्रॉप्स है या माइनिंग्स है, ये हम सब क्या करते हैं, ज्वेलरी है, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंटरपोर्ट कहते हैं, द वर्ड इंटरपोर्ट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मीनिंग वेयर हाउसिंग। इंटरपोर्ट इन्वॉल्व्स import of goods from a foreign country and export of these goods to other countries। हमने पहले इंपोर्ट किया और फिर हमने पहले किसी और कंट्री से इंपोर्ट किया और फिर किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट किया। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, इफ एन इंडियन फर्म exports goods from US and exports them to other countries like Nepal, Sri Lanka, it is interport। तो इसके अंदर तीन कंट्रीज इन्वॉल्व हुई बेटा, कि जिससे एक कंट्री वो जिससे हमने इंपोर्ट किया, एक हम होस्ट कंट्री, और तीसरी वो जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसी स्लाइड पे, ऑक्सिलरी दिखा रहा है आपको, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड मैंने आपको धीरे धीरे सारी हिंड्रेंसेस समझा दी हैं बेटा। फर्स्ट इज बैंकिंग, जो कि हिंड्रेंस किसकी थी, हम क्रेडिट फैसिलिटी जो देते हैं।
इंश्योरेंस जो रिस्क को हमारा रिमूव करता है, ट्रांसपोर्टेशन जो प्लेस को रिमूव करता है, वेयर हाउसिंग जो टाइम को रिमूव करता है, कम्युनिकेशन जो हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो होता है, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग आपकी इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही सबसे लास्ट में देखो वो क्या दिखा रहा है, बिजनेस बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं? बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इनहेरेंट इन अ बिजनेस firm's operations that impairs its ability to provide returns on investment। मैं आपको बताती हूँ बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं। वो पॉसिबिलिटी जो कि अचानक से आती है, जबकि हमें पता होता है कि ये है ही। जब भी हम बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारा रिस्क जो होता है वो रिवॉर्ड से पहले होता है बेटा। कि रिस्क में हमारा क्या होता है, जरूरी नहीं है कि बिजनेस चले ही चले। मैंने आपको बार बार बताया है, पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस विच माइट लीड टू सम लॉस टू द बिजनेस। ये हमारी क्या होती है, नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, पॉलिसीज भी होती हैं, चेंज इन गवर्नमेंट भी होती हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी भी होती हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें ये रिस्क लेना ही पड़ता है। तो नेचर अगर हम देखें तो नेचर किस तरह का होता है, कॉज्ड बाय अनसर्टेनिटीज। ये किसकी वजह से होता है, अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटीज में अगर हम देखें तो कौन कौन सी अभी मैंने आपको बताई, बहुत सारी। नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, कंज्यूमर प्रेफरेंस हो गई, कॉम्पिटिशन्स हो गए। अनसर्टेनिटीज ये सारी लीड करती हैं बिजनेस रिस्क को। असेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। असेंशियल एलिमेंट में क्या होता है, रिस्क इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस बिकॉज द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस मे और मे नॉट प्रोवाइड एंटिसिपेटेड रिटर्न। जितना हम चाहते हैं, भाई मैंने कहा नहीं, मैंने इतना पैसा लगाया कि मुझे प्रॉफिट इतना मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है बेटा कि उतना ही मिले। तो उसमें भी अगर आप देखा जाए तो उसमें भी आपको थोड़ा सा रिस्क है। वेरिएबिलिटी इन बिजनेस रिस्क। द डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क इज नॉट यूनिफॉर्म। आपको जो डिग्री जो बिजनेस रिस्क होता है वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता हर बिजनेस के लिए, बट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जिस टाइप का आपका साइज होता है, जिस टाइप का नेचर होता है बिजनेस का, उसके हिसाब से आपको क्या मिलता है, डिग्री ऑफ रिस्क होता है। higher the higher the risk, higher the profit. For example, degree of risk in a business which uses agriculture produce as raw material is higher because agriculture production depends on weather to a great extent। भाई अगर आपका जो बिजनेस है वो रॉ मटेरियल का है, रॉ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरा डिपेंड करता है वेदर पे। अगर हमारा वेदर ठीक नहीं है तो हमारी क्रॉप्स नहीं होंगी। तो एज अ होल आपको क्या बताया गया, साइज ऑफ बिजनेस इंडिकेट्स दैट लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस हायर द डिग्री ऑफ रिस्क। प्रॉफिट एज रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग बिजनेस रिस्क। तो greater the amount of risk involved in a business, higher is the possibility of earning profit। तो जितना रिस्क होगा, मैंने आपको बताया, प्रॉफिट भी उतना ही होगा। जितने एफर्ट्स आप करेंगे उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लास्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो कॉजेज बहुत सारे होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। तो लास्ट है हमारा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। देर आर वेरियस कॉजेज बिकॉज ऑफ बिजनेस रिस्क emerge in the business. These causes may be grouped into 4 categories. Number one, natural causes. Natural causes मैंने आपको बताया, जिसमें which create business risk such as earthquake, flood, drought, famine। ये सब आपको सब कुछ पता है जिसपे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होते हैं नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज होते हैं, इन मैनी सिचुएशंस ह्यूमन बीइंग्स आर द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ बिजनेस। जैसे कि क्या हुआ, हमारा इनएक्सपीरियंस या इनएफिशिएंट पर्सनल आ गया। डिसऑनेस्टी ऑफ पार्टीज कंसर्न। बर्गलरी, बर्गलरी किसे कहते हैं कि आपका जैसे सपोज करो चोरी चकारी जिसे कहते हैं, थेफ्ट, फ्रॉड्स, ये सब जो होते हैं, ये ये आपके सारे क्या होते हैं, ये आपके सारे क्या होते हैं, ह्यूमन कॉज होते हैं। दीज फीचर्स पुट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट अ ग्रेट लॉस। थर्ड होता है आपका इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉजेज आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस एक्टिविटीज। बूम पीरियड में आपका जो बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं
वो पीक पे होती है. However, this boom is followed by recession in which business activities come down. इस रिसेशन में किस तरह से ये बिजनेस रिस्क है? There are other economic causes of business risk like excessive competition, emergency of substitute products, change in customer preference, change in production technology, increased interest rate, increased taxes. तो ये होते हैं आपके economic causes जो आपकी गवर्नमेंट जो आपके कस्टमर या प्रेफरेंसेस की वजह से जो होते हैं. तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये कुछ कॉजेज आते हैं जिसकी वजह से हमें रिस्क लेना पड़ता है. लास्ट इज अदर कॉजेज सच एज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, पावर सप्लाई ब्रेकडाउन्स. ये सब आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अदर कॉजेज. तो ये यहाँ पे मैंने ये सारे कॉजेज खत्म किए हैं. इसके बाद इस चैप्टर को पहले बेटा पीपीटी को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है. और इसमें जितनी भी ये फुल चैप्टर का है, चैप्टर 1 जो आपका मैंने बताया नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस स्टडीज, इसके लिए मैं सेशन लूंगी, हर टॉपिक का एक सेशन लूंगी, आप बिल्कुल नॉट टू वरी अबाउट दैट. इसके लिए मैं आपको सब कुछ, आपको खुद को भी गो थ्रू होना पड़ेगा इस पीपीटी के भी, और जो आपके पास बुक्स हैं एनसीईआरटी बुक लीजिएगा आप. और अगर किसी आप अपने एक्स टेकीजीएन से ले सकते हो, एनसीईआरटी बेटा हर जगह अवेलेबल होगी, आप उसको एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है. और आप ले सकते हैं उसको, गो थ्रू करिए टॉपिक वाइज. आई विल टेक माय सेशन. ओके, थैंक यू एंड वेरी मच.